आज की इस दुनिया में हम सब लोग आपस में जुड़े हुए हैं। अब चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सिक्योरिटी हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, टेररिज्म हो या किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी देश अकेला सॉल्व नहीं कर सकता। सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। हर देश एक दूसरे पर निर्भर है और इसी एक दूसरे पर निर्भरता ने जन्म दिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं पॉलिटिकल साइंस की पहली बुक का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संगठन। चलिए अब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस के फीचर की। आखिर क्या है ये यूनाइटेड नेशन, क्या है ये यूएन। जब दुनिया में 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो दुनिया को लगा यार एट एनी हाउ सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो दुनिया खत्म हो जाएगी। इसी चीज को देखते हुए 1920 में लीग ऑफ नेशन बना। In the courtyard of London's St. James's Palace, diplomats came and went as the nations decided the shape and form of a new international organization. Its title, the League of Nations. लीग ऑफ नेशन का काम था कि एट एनी कॉस्ट हमें वर्ल्ड वॉर सेकेंड को रोकना पड़ेगा। पर हम सब लोग जानते हैं दुनिया में वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी हुआ, और जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ तो दुनिया को दोबारा लगा कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो गया तो इस पर पक्का दुनिया खत्म हो जाएगी। इन सब चीजों को देखते हुए हम लोगों ने अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशन की स्थापना की। And it is now my duty, my honor and my privilege in the chair to call for a vote on the approval of the Charter of the United Nations. Nation by nation, the delegates stand up for the great new charter they hammered out together. 50 nations standing side by side, unanimous for peace. उस समय इसमें 51 कंट्रीज शामिल थे। चलिए अब हम बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन क्या करता है। देखो यार, यूनाइटेड नेशन मोटा मोटा 4 चीजें करता है। पहला, पूरी दुनिया में पीस एंड सिक्योरिटी को कायम करता है। वो कोशिश करता है कि पूरी दुनिया में लड़ाइयां ना हो। सेकंड, रिसॉल्विंग सोशल, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन प्रॉब्लम। यूनाइटेड नेशन कोशिश करता है कि पूरी दुनिया में जितना भी इकोनॉमिक, सोशल और ह्यूमन प्रॉब्लम है उन सबको वो सॉल्व करे। तीसरा, प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन। सारी दुनिया ये मानती है कि भैया कोई भी चीज अकेले सॉल्व नहीं कर सकते, चाहे वो पॉवर्टी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, टेररिज्म हो, ग्लोबल वार्मिंग हो या कोरोना ही क्यों ना हो। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। चौथा, कंट्रोल ओवर द सुपर पावर नेशंस। यूनाइटेड नेशन कोशिश करता है कि कोई भी एक देश की सुप्रीमेसी ना हो, क्योंकि जिस देश की भी सुप्रीमेसी होगी वो पूरे देशों पे ओवर कंट्रोल करेगा। इसलिए यूनाइटेड नेशन सभी कंट्रीज की सुपर पावर को कम करता है। अब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन में कितने प्रकार के अंग हैं, ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। देखिए, यूनाइटेड नेशन में 6 मेन ऑर्गन्स हैं। सबसे पहला है जनरल असेंबली। जैसे कि नाम में छुपा हुआ है, ये एक जनरल असेंबली है। ये साल में एक बार बैठते हैं और इमरजेंसी के टाइम पे 2 या 3 बार भी बैठे के बुला लेते हैं। आतंकवाद 11 सितंबर को ही शुरू नहीं हुआ था। उस दिन तो उसने विश्व स्तर पर अपने अस्तित्व का डंका बजाया था। उसने ये साबित कर दिया कि उसके लिए दूरी और ताकत कोई मायने नहीं रखती। क्योंकि भारत दशकों से आतंकवाद का शिकार होता रहा है, अतः हम अमेरिकी लोगों की पीड़ा को समझते हैं। जनरल असेंबली में जो भी मेंबर्स यूनाइटेड नेशन में शामिल है वो जनरल असेंबली का भी मेंबर होगा। हर कंट्री से 5 मेंबर चुने जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस करते क्या है, तो ये जनरल सेक्रेटरी हो गया, चीफ जस्टिस हो गया, ये यूनाइटेड नेशन के डिफरेंट ऑर्गन्स हो गया, उन सब में वोटिंग कराता है, बजट पास कराता है। अब हम बात करते हैं दूसरे और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन की, जिसका नाम है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 10 नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स का नाम है ABCRF, दैट इज अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रशिया एंड फ्रांस। और जो 10 नॉन परमानेंट है वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। आखिर करता क्या है ये सिक्योरिटी काउंसिल? सिक्योरिटी काउंसिल सबसे पावरफुल संगठन है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में ये पीस एंड सिक्योरिटी को लागू कराता है। इसके लिए मीडिएटर का काम करता है और कई बार जरूरत पड़ने पे मिलिट्री एक्शन भी ले लेता है। ये देखो, मैंने अभी आपको बताया 5 परमानेंट मेंबर। इन 5 परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर भी होती है। आखिर क्या है ये वीटो पावर? वीटो पावर एक स्पेशल पावर है जो सिर्फ इन 5 देशों के पास है। ये किसी भी फैसले को नेगेटिव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मान लेते हैं परमानेंट मेंबर्स में इंडिया शामिल होना चाहता है तो चाइना वीटो करके इसको खत्म कर सकता है। चाइना ऐसा करता भी है। तो वीटो पावर एक ऐसी पावर होती है जिसे हम नेगेटिव पावर कहते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी मुद्दे को रॉन्ग प्रूफ कर सकता है। अगर 192 कंट्रीज चाह रही हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन 5 में से किसी एक ने उसको वीटो कर दिया तो वो चीज नहीं होगी। ये है वीटो पावर।
खैर, अब हम बात करते हैं तीसरे ऑर्गन की, जिसका नाम है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में 15 सदस्य होते हैं जो 3 साल के लिए चुने जाते हैं। इनका काम क्या होता है, तो नाम में छुपा हुआ है, ये पूरी दुनिया में इकोनॉमिक एंड सोशल रूप से अपलिफ्ट करते हैं लोगों को। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये अकेले काम नहीं करते, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक और यूनेस्को के साथ मिलकर काम करते हैं। चौथा है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल आज के डेट में नहीं है। क्यों? इसको बनाने का मेन पर्पस था कि जितने भी देश गुलाम हैं ये उनको सपोर्ट करेगा। लेकिन 1994 में पलाऊ एक ऐसा देश था जो आखिरी देश गुलाम था, वो भी आजाद हो गया। तो टेक्निकली 1994 के बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम खत्म हो गया, क्योंकि वो उन देशों को देखता था जो गुलाम थे। 1994 के बाद दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं बचा जो गुलाम रहा, तो अब ये नहीं है। चौथा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। क्यों? क्या करता है ये? ऑब्वियस सी बात है, नाम में छुपा हुआ है, जस्टिस देता है। इसमें 15 जज होते हैं, 9 साल के लिए चुने जाते हैं। इनका मेन काम बिल्कुल सिंपल है। क्या? देशों के बीच विवादों को सुलझाना है। ये उन्हीं विवादों को सुलझाते हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उठाए जाते हैं। इनके जज सबसे पावरफुल होते हैं और ये बहुत ज्यादा पावरफुल अंग है जो डेली बेसिस पे काम करता है। अब हम बात करते हैं आखिरी ऑर्गन की, जिसका नाम है सेक्रेटेरिएट, सचिवालय। सचिवालय का मेन काम होता है पूरे ऑर्गन्स को, पूरे यूनाइटेड नेशंस को चलाना। इसमें एक जनरल सेक्रेटरी होता है। हाल ही फिलहाल में पुर्तगाल के एंटोनियो गुटरेस जनरल सेक्रेटरी बने हैं। अब स्क्रीन पे जो जो आपको दिखाया जा रहा है, ये सारे लोग वो हैं जो जनरल सेक्रेटरी बन चुके हैं यूनाइटेड नेशन के। चलिए, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है रिफॉर्म्स इन यूनाइटेड नेशन आफ्टर द कोल्ड वॉर। शीत युद्ध के बाद यूनाइटेड संघ में क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या रिफॉर्म्स आए। जब 1945 में यूनाइटेड नेशन बना तो उसको उम्मीदें थी कि वो जो है दुनिया एक नई बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन उसी के बाद तुरंत स्टार्ट हो गया दुनिया में कोल्ड वॉर। अमेरिका और सोवियत संघ की पावर बढ़ती जा रही थी। अब इस कोल्ड वॉर के बीच में हमारा यूनाइटेड नेशन भी पिसता जा रहा था। वो बहुत कुछ कर नहीं पाया। लेकिन 1991 में जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो दुनिया बहुत ज्यादा चेंज हो गई थी। दुनिया में अमेरिका सबसे सुपर पावर कंट्री बन गया। इधर एशिया में चाइना और इंडिया डेवलप करने लग गए। नए नए देश आजाद हो गए हैं। अब दुनिया में नई प्रॉब्लम्स आ गई हैं, जैसे टेररिज्म आ गया है, ग्लोबल वार्मिंग आ गया है और डिजीज आ गए थे। जब दुनिया में इतना सब कुछ बदलाव आ चुका है तो अब कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन को भी बदलना पड़ेगा। चलिए, अब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन में किन किन चीजों को बदलना है। सबसे पहले अगर किसी चीज को बदलना है तो वो है सिक्योरिटी काउंसिल। मैंने आपको बताया था सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रशिया एंड फ्रांस। इन सभी के पास क्या है? इन सभी के पास वीटो पावर है। तो अगर कुछ बदलना है तो या तो वीटो पावर को खत्म करना पड़ेगा या वीटो पावर को और कंट्रीज को भी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो यार, ऑब्वियस सी बात है, अगर इन 5 लोगों के पास स्पेशल पावर है तो ये 5 लोग हर बार इस स्पेशल पावर का इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका और रशिया ने सबसे ज्यादा वीटो पावर कर रखा है, उसके बाद कर रखा है चाइना ने। तो ये अनलिमिटेड वीटो पावर जो है एक नेगेटिव पावर है, इससे इक्वलिटी नहीं आती कंट्रीज के बीच में। पहली चीज बदलना पड़ेगा। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं, अब देखो, वीटो पावर के बारे में मैं बात करूं तो दुनिया में बहुत सारी नई प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। अब दुनिया में झगड़े नहीं होते, बहुत कम होते हैं। अब दुनिया में होती है महामारियां, अब दुनिया में होती है बीमारियां जैसे कोरोना वायरस, अब दुनिया में होता है आतंकवाद, टेररिज्म। अब इन सब प्रॉब्लम्स के लिए हम लोगों को एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो बहुत स्मूथली इन प्रॉब्लम्स को टैकल कर सके। पॉवर्टी बढ़ती जा रही है दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, दुनिया में ह्यूमन राइट्स की कमी आ रही है। अब इतनी वास्ट चैलेंजेस हैं तो वास्ट टाइप के हमें न्यू प्लान्स बनाने पड़ेंगे, न्यू पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। तो यूनाइटेड नेशन को अगर कुछ बदलना है, दूसरी चीज तो वो है उनकी पॉलिसीज। अब झगड़े नहीं होते हैं, अब जो है ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब झगड़े नहीं होते हैं, अब जो है इकोनॉमिक क्राइसिस होता है। अब झगड़े नहीं होते हैं, अब जो है पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट आता है। तो इसके अनुसार यूनाइटेड नेशन को भी अब बदलना पड़ेगा। अब देखिए, एक छोटे से रूम में बैठ के मैं यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म्स की बातें करता हूं। क्या यूनाइटेड नेशन अपनी बातें नहीं करता होगा? बिल्कुल करता है। 1997 में यूनाइटेड नेशन ने अपने रिफॉर्म्स की बातें कही और कहा ठीक है, हम सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर उनको बनाएंगे जो बहुत ज्यादा डेवलपिंग कंट्री होंगे, या हम उनको बनाएंगे जो बहुत ज्यादा बजट पेश करते होंगे। वो कंट्री जो इकोनॉमिक रूप से बहुत ज्यादा स्टेबल होगी, वो कंट्री जहां पे डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा होगी, वो कंट्री जहां पे कल्चरल और ज्योग्राफिकल एरिया भी काफी अच्छा होगा और यूनाइटेड नेशन के बजट में भी काफी ज्यादा पैसा देता होगा। इंडिया इन सभी मामलों में फिट बैठता है। इंडिया को कई बार सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाने की सिफारिश कही गई, लेकिन चाइना ने हर बार वीटो करके इंडिया के इस फैसले को खत्म कर दिया। अब अगर मैं इस चैप्टर में और बातें करूं तो मोटी मोटी बातें खत्म हो चुकी हैं। जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि यूएन में क्या रिफॉर्म्स चाहिए,
कोल्ड वॉर के बाद क्या बदलाव आए और इंडिया कैसे जो है यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। तो आपको तारीफ करनी पड़ेगी इंडिया की कि इंडिया के पास डेमोक्रेसी भी है, इंडिया के पास मिलिट्री पावर भी है, हमारी पॉपुलेशन भी अच्छी है और हम जो है बजट में भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। तो टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। अब 2-3 टॉपिक है जिसमें मैं और बात कर सकता हूं, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच। 1961 में बना एमनेस्टी इंटरनेशनल एक सबसे बड़ा एनजीओ है जो ह्यूमन राइट्स को देखता है और 1977 में इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अब दूसरे नंबर पे आता है ह्यूमन राइट्स वॉच। 1978 में बना ह्यूमन राइट्स वॉच, ये भी पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स को देखता है और ये भी बहुत बड़ा संगठन है। अब देखिए मैं आपको मोटा मोटा बता दूं तो अब इसमें जो है आप लोगों को बहुत सारे संगठनों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जैसे WHO, यूनेस्को, यूनिसेफ। अब अगर आपको इस पे सेपरेट वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बना लूंगा। अब वीडियो खत्म हो चुकी है, पर मेरा एक आखिरी सवाल आप लोगों से है, क्या दुनिया को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत अभी भी है? अगर हाँ तो क्यों हाँ, और अगर नहीं तो क्यों नहीं, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।